अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये सियासी हमाकतें हैं या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे पीटीआई खुद ही अपना रास्ता भूल रही है। ये भी लगता है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात और इख्तियारात की जो खींचातानी है, इससे पीटीआई की सियासत पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहंगम बेहाल हो गई है। इमरान खान से जेल में मुलाकातों का मामला हो, माइंस एंड मिनरल्स बिल्स हों, या फिर मुज़ाहमत और मुफाहमत में से किसी एक का इंतखाब हो, हर मामले पर पार्टी तकसीम है और तकसीम दर तकसीम ही नज़र आ रही है। जाहिर है ये दरारें तो मुखालिफिन को तो सूट करती हैं, बल्कि बहुत ही सूट करती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान से मुलाकातों पर पार्टी के अंदर ही एक तनाज़ा खड़ा हो चुका है और पार्टी लीडर्स ही एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है और कौन वाकई ही कप्तान का खिलाड़ी है। पिछले कुछ अरसे से इमरान खान की बहनों को और ना ही सलमान अकरम राजा को इमरान खान से मिलने दिया जा रहा है। पार्टी लिस्ट कोई दी जाती है मगर मुलाकात कोई और करके आ जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों को इमरान खान से मिलने दिया गया। ना ही पार्टी लीडर्स अडयाला जेल के अंदर जा सके, बल्कि हुआ क्या कि पहले उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर कई घंटों के बाद उन्हें कुछ फासले पर ले जाकर छोड़ दिया गया। बात यहाँ तक बड़ी है कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बग़ैर लिस्ट के जाकर मिलेगा उसे मुनहरिफ समझा जाएगा। सलमान अकरम राजा का ये भी मानना है कि किसी पार्टी रहनुमा को इमरान खान से मिलने से रोक लिया जाता है, किसी को मिलने दिया जाता है और इस तरह पार्टी के अंदर एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नाजरीन, ये ख़बरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि इमरान खान सलमान अकरम राजा से नाराज़ हैं कि वो एक सियासी जमात को स्कूल की तरह चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर आपसी इख्तलाफात की चिंगारी मुकम्मल आग पकड़ चुकी है और अब बात फॉरवर्ड ब्लॉक पर नहीं रुकेगी, बल्कि जमात के अंदर से एक और जमात निकलने जा रही है। सेनेटर फैसल वाडा तो ये दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह अब पीटीआई पाकिस्तान भी बनने वाली है। नाजरीन, फैसल वाडा इसके साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जल्द छुट्टी होने की पेशगोई भी करते हैं कि इमरान खान उन्हें फ़ारिग कर देंगे, मगर हुकूमत गंडापुर को बचाने की कोशिश कर रही है। आप सब जानते हैं नाजरीन कि फैसल वाडा की इससे पहले भी कई सियासी पेशन गोइयाँ वक्त आने पर सच साबित हुई। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नए चैलेंज के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माजी में जिसने इमरान खान को छोड़ा उसकी सियासत ही ख़त्म हो गई। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी आवाम ने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया जिन्होंने मुश्किल में पार्टी को छोड़ा, नई पार्टियां बनाई और उन दूसरी पार्टियों के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा और हाल सबको पता है उनका हाल क्या हुआ। इससे पहले पाकिस्तान में ये होता था कि ताकतवर हलकों ने एमक्यूएम की तरह किसी भी पार्टी से नाराज़गी की तो वो माजी का हिस्सा बन गई। लीडर माइनस करना चाहा तो वो माजी के किस्से बन गए। लेकिन इमरान खान की जड़ें आज भी अवाम में मजबूत हैं, जो एक मिसाल है। तो क्या ऐसे में खान साहब को अचानक छोड़ना पीटीआई रहनुमाओं के लिए आसान होगा? पीटीआई में टूट फूट की बातें कितनी सच हैं, कितनी जो है वो अफसानों पर मबनी है, इसमें अपनों की गलतियां कहाँ हैं, क्या वाकई साजिश हो रही है, क्या वाकई कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पिछले चंद दिन से आज़म सवाती के इस दावे को बड़ी अहमियत दी जा रही थी कि इमरान खान ने उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का मैंडेट दिया है, जिस पर पार्टी क़यादत कंफ्यूज तो नज़र आई, बल्कि बबांग दौहल उन्होंने इनकार भी किया कि ऐसा तो टास्क इमरान खान ने नहीं दिया सवाती साहब को, तो और ज़ाती हैसियत में मिल रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान भी अपने पैगाम में ये कह रहे हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने वकला के ज़रिए पैगाम भेजा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं दिया, डील ना पहले की ना अब वो अब करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान से मिलकर आने वाले रहनुमा मिसकम्युनिकेशन क्यों करते हैं, और यही मिसकम्युनिकेशन कन्फ्यूजन का बाइस बनती है, यही मिसकम्युनिकेशन इख्तलाफात का बाइस बनती है। और क्या इन्हें लिस्ट के बग़ैर ही इमरान खान से मिलवाया जाता है? ये जो लिस्टों का मामला है कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि साजिश कौन करता है। लिस्ट अगर कोई तैयार करता है, उस लिस्ट से हटकर अंदर लोगों को कौन भेजता है,
कौन है ये पीछे जो पार्टी के अंदर डिवीजन पैदा कर रहा है। मैं बात करूँगी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद ख़ान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वाकई वकला के ज़रिए कोई पैगाम आया है पार्टी के अंदर कि अब वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने तो किसी को मुज़ाकरात का टास्क नहीं दिया, कोई मिलना चाहता है तो किसी की ज़ाती कोशिश हो सकती है, ना मैंने डील की ना मैं करूँगा, कोई उन्होंने आज़म सवाती साहब को जो है वो टास्क नहीं दिया। जो आज़म सवाती साहब ने 1.5 हफ्ता पहले आके कहा कि इमरान खान ने उनको टास्क दिया है कि जाओ आज़म सवाती तुम बात करो जाकर, तो क्या वाकई वकला के ज़रिए कोई पैगाम आया खान साहब का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखिए जो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि मुलाकातें खान साहब से प्रॉपर नहीं हो पा रही, पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल जा ही नहीं पा रही, उनकी सिस्टर्स भी नहीं जा पा रही, और बैरिस्टर गौहर साहब खुदा करके अंदर गए थे। तो जो चीज़ सामने आई है जो मैं समझाऊँ वो ये है कि खान साहब ने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, किसी को मैंडेट नहीं दिया कि जाके आप मेरे लिए एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है तो उससे मना भी नहीं किया। यानी कि माजी में 2024 का जो एहतजाज हुआ है 26 नवंबर का, उससे पहले अली अमीन खान और बैरिस्टर गौहर साहब भी एंगेज कर रहे थे, और अभी जो सवाती साहब की बात आई है तो अगर उसको आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें तो कहीं भी ये चीज़ सामने नहीं आती कि खान साहब ने किसी को कैटेगोरिकली कहा हो, रिक्वेस्ट करके बुला के कहा हो कि जाके आप ये करें। अगर किसी शख्स ने इनिशिएट किया है तो खान साहब ने इजाजत, लेकिन सवाती साहब तो इमरान खान साहब का नाम लेकर कहते हैं ना कि इमरान खान ने उनको टास्क दिया है। उसका जवाब तो सवाती साहब दे सकते हैं, मेरी तो उनसे काफी अरसे से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वो जो क्लिप है, वीडियो वो मैंने देखा है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मैंडेट लेके या जो काम लेके वो गए हैं कि सवाती साहब ने कोई बात करनी थी, तो उसमें क्या बात करनी थी? क्या इमरान खान साहब ने कोई ये रिक्वेस्ट भिजवाई है कि मुझे बरी करें, मेरी केस खत्म करें, मुझे हुकूमत दे दें? अगर वो बात है, जो कि जाहिर है सवाती साहब ने कुरान सामने रख के बात की है, तो आपकी बात पे यकीन करना होगा। उसमें मैक्सिमम ये बात है कि मुल्क में आज़ाद शफाफ इलेक्शन किया जाए, और ये मेरे ख्याल में जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं वो तो शायद खान साहब की गिरफ्तारी से पहले का जमाना है। मतलब इसका तो ये हो गया कि ये कोई 2 साल पुरानी बात लग रही है, और उस वक्त क्या बात हुई थी कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन, ये तो आईनी मुतालबा है कि मेरे मुल्क में आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इस वक्त जब तक इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला दोबारा प्रॉपर नहीं होता तो थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन जो है वो मुलाकातों में कंफ्यूजन क्यों है, मुलाकातों में इख्तलाफ क्यों है अली मोहम्मद खान साहब? ये क्यों सलमान अकरम राजा साहब को कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि लिस्ट मैंने देनी है, जिसका लिस्ट में नाम होगा वो जाएगा, जो नहीं, जो लिस्ट के बगैर जाएगा वो मुनहरिफ समझा जाएगा? तो ये मैसेजेस क्यों देने पड़ रहे हैं? जब सलमान अकरम राजा की लिस्ट पर लोग नहीं जा रहे तो जो लोग जा रहे हैं उन्हें कौन भेज रहा है, उन्हें कौन इजाजत दे रहा है? ये फैसला कोई सलमान राजा साहब का अकेले का नहीं था, पॉलिटिकल कमेटी में ये सारा डिस्कस हुआ था, और उसके बाद ये फैसला हुआ है। तो ये नहीं है कि सलमान राजा साहब को खुदा ना खास्ता डिक्टेटर बन गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी में ये फैसला हुआ, तजवीज बेशक सलमान राजा साहब की थी, इस तरीके से जाया जाए ताकि जो लोग हमारी जमात रेकमेंड करे, क्योंकि जमात को पता होता है कि किसने अभी जाके किस मसले पे खान साहब से बात करनी है। ऐसे तो नहीं, कोई जाहिर है सबकी ख्वाहिश हो सकती है। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स खान साहब से मिल रहा है तो उस पर हम कहें कि खुदा न खास्ता वो बागी है या फलाना है। नो, सबकी मोहब्बत है खान साहब से, और सब चाहते हैं कि अपने लीडर से मिलें, लेकिन यहाँ ये डिसिप्लिन सबने फॉलो करना होगा कि वो लोग जाके मिलें जो पार्टी रिकमेंड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर पंजाब का कोई मसला है और वहाँ पे अपोजिशन लीडर को मिलना है, अहमद खान बचर साहब को, अब उस दिन अगर बचर साहब की जगह खैबर पख्तूनख्वा का कोई सूबाई वजीर जाके मिल ले तो वो तो मसला हल ना हुआ ना। इस वजह नहीं, तो जेल इंतजामिया के पास तो एक प्रॉपर लिस्ट जाती है ना, अपने ताई तो नहीं कोई वो रिक्वेस्ट भेजता, प्रॉपर पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जाती है, तो जेल इंतजामिया उस लिस्ट के बगैर मुलाकात करवा सकती है क्या? देखिए, वो तो बादशाह लोग हैं ना अंदर जो बैठे हुए हैं, वो उनकी तो मर्जी आए तो किसी को भी जाके मिला दें, नहीं मर्जी आए तो किसी को ना मिलाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि हम केस प्रोसीडिंग के दौरान जाते थे, वकला जाते हैं, बाहर बहुत से लोग बैठे होते हैं कि वो अंदर से नाम भिजवा देते हैं कि जिसकी अप्रूवल आ जाए,
बेशुमार बार ऐसे हुआ कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे में बैठा रहा, मुलाकात नहीं हो पाई। तो कभी मुलाकात हो भी जाती थी। अभी तकरीबन 16 नवंबर 2024 के बाद ये कितने 5 महीने हो गए या 4.5 महीने हो गए, मेरी मुलाकात बिल्कुल बैन है। अब इसके साथ आप इसको आप क्या कहें? क्या अब अगर मुझे नहीं मिलने दिया जाता, जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास जी, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो क्या मैं उसको ये कहूँ कि वो गद्दार है, कि अली को नहीं भेजा जा रहा और फलाना जा रहा है? नो, मुझे कोई इख्तियार नहीं है मैं किसी के बारे में ये बात करूं। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि यस, डिसिप्लिन शुड बी फॉलोड। कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात ना होना ये तो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता क्या? अब तो अलीमा खान साहिबा अब तो तौहीन अदालत के खिलाफ उस पर भी अब दरखास्तें जारी हैं कि तौहीन अदालत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अदालत के ऑर्डर्स होने के बावजूद मुलाकातें नहीं हो रही हैं, नहीं करवाई जा रही है, तो तौहीन अदालत कहाँ लगेगी? देखिए कौन सी अदालतें? वो अदालतें जो माजरत खां हूँ ये बात कहते हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी जो एक स्ट्रेंथ पे खड़ी थी, जो हम वकला की तहरीक के बाद उनको स्ट्रेंथ मिली थी, वकला मूवमेंट के बाद जो एक आज़ाद अदलिया हमें एक तोहफा मिला था अपने कौम को हमने दिया, तो वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो उन्होंने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए आप ये देखें, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये जो अलीमा बाजी हैं वो और कुछ हमारे और लीडरशिप, उमर अयूब साहब, ताजगुल वजीर वगैरह कल जो गए हैं, बजाय देखें 2 स्टेप में आप तौहीन अदालत हो रही है। एक तो ये है कि आप मिलने नहीं दे रहे, भाई कोई बहाना आप बना रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी है, फलाना है, ये है। वो लोग खड़े हैं जिस तरह हम खड़े होते थे 5-5 घंटे और फिर कहते थे कि नहीं आज मुलाकात हो सकती, तो मजबूरन बाहर आके प्रेस टॉक के चले जाते थे। एक तरफ आपको अदालतों पे यकीन नहीं है, दूसरी तरफ पार्टी के लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस से मुलाकात भी करते हैं, वो जाते भी हैं। सुने, चीफ जस्टिस से ना मुलाकात करें तो किससे? सरदार पटेल से करें, वही हमारा चीफ जस्टिस है। अली मोहम्मद खान साहब, जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, आपको पता है कि फैसल वाडा साहब पिछले कुछ अरसे से जो बातें करते हैं वो पूरी होती हैं। पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें मुख्तलिफ हलकों से वो बातें सामने आई। अब वो कह रहे हैं जिस तरह MQM पाकिस्तान बनी इस तरह PTI पाकिस्तान भी बनेगी। तो इख्तलाफात से तो अभी तक तो लग रहा है कि वाडा साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हो सकती हैं। जिस तरह पार्टी में इख्तलाफात हैं, KP में अलग इख्तलाफात हैं, मुलाकातों पर अलग इख्तलाफात हैं, किसने मिलना है किसने नहीं मिलना वो अलग इख्तलाफात हैं। तो ये आपको क्या लगता है जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं? नहीं, इनकी तो बात गलत साबित हुई है। वाडा साहब ने अगर ये बात किया है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो किधर है फॉरवर्ड ब्लॉक? मुझे तो नजर नहीं आता। इस वजह से नहीं कि मैं अपनी जमात को बचा रहा हूँ या डिफेंड कर रहा हूँ, अगर होगी तो मैं बात करूंगा। मैं उस फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ हथौड़ा लेके खड़ा हो जाऊंगा अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, लेकिन है किधर? मैं किस चीज को हथौड़ा मारूं? मुझे बताएं अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है तो मैं जवाब दूं। अब तो वो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बन जाएगी। तो आपको तो पता ही है उसका MQM पाकिस्तान कैसे बनी और आज MQM पाकिस्तान कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ये ख्वाहिश हो सकती है किसी की। बिल्कुल सही। तो मुज़ाकरात को लेकर तहरीके इंसाफ क्या सोचती है आज भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने 2 रोज़ पहले एक प्रोग्राम में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मुज़ाकरात पर तैयार नहीं है। देखिए, मुज़ाकरात का अगर आपका सवाल है तो मैं जो समझा हूँ वो, देखिए हुकूमत की तरफ से एक स्टार्ट हुआ था कि वो रुक गया, हमारी वजह से नहीं रुका था। अगर आप मुज़ाकरात में सीरियस हैं, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुज़ाकरात में सीरियस हैं तो फिर आप इतना तो इख्तियार रखिए ना कि हमारी पोजीशन की मुज़ाकराती कमेटी को जनाब इमरान खान साहब तक रसाई तो दें। ये कैसे मुज़ाकरात होंगे अगर हम ये कदगन लगा दें कि हुकूमत से अगर मुज़ाकरात हों मिसाल के तौर पे, और हम पाबंदी लगाएं कि मुज़ाकरात तो आप करें लेकिन आपने अपने लीडर शहबाज शरीफ साहब से या सरदारी साहब से नहीं मिलना, तो क्या वो इस चीज़ को मानेंगे? वो तो नॉन स्टार्टर होगा ना। तो आप रसाई दें खान साहब तक, फिर बात आगे चल पड़ेगी। लेकिन आप लोग तो खुद शुरू से ये बात करते आ रहे हैं, इवन के इमरान खान साहब करते आ रहे हैं कि इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा ही नहीं है, जिनके पास इख्तियार है बात तो उन्हीं से करनी है। तो इनसे बात नहीं, कभी भी हमने इनकार नहीं किया। देखिए राय नहीं, देखिए राय आप दे सकते हैं और इसमें आप भी एग्री करेंगी कि कितने कोई ये बाइख्तियार हैं, सबको पता है। भी नहीं करेंगे, बात तो हमने की, मैदान से तो हुकूमत भागी। जब उन्होंने इमरान खान तक रसाई नहीं दी तो इसका मतलब है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, टाइम गेन कर रहे हैं।
देखें इस वक्त मज़ाक करने के लिए बड़ी लीडरशिप को मैदान में आना होगा। ये मैं आपको बड़ा अपना मैं समझता हूँ, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। ये जिन लोगों को मैदान में उतारा गया है दोनों तरफ से, वो डिसीजन मेकर नहीं है। या तो फिर आप जो दोनों तरफ के अपनी अपनी जमातों की जो टॉप लीडरशिप है उनको आप इख्तियार दें। मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके हैं, साबिक हमारे वजीर खारजा हैं, वाइस चेयरमैन है। क्या जुर्म किया है उस आदमी ने? तो बंदे मार दिए उसने। वो तो जिस दिन एहतजाज हो रहा था, मैं अपने गांव में था, वो उधर कराची अपनी वाइफ के इलाज में थे, मुझ पे भी आर्मी एक्ट लगाया, दहशतगर्दी लगाई, इन पे भी लगाया। मेरी बचत इसमें होगी कि अदालत से मैं छूट गया, वो अभी तक वो अंदर फंसे हैं बेचारे। ऐसी लीडरशिप को आप लेके आए बाहर, आपने क्यों अंदर रखा हुआ है? ये जो बड़ी बातें हो रही हैं कि हार्ड स्टेट होती है जनाब, बड़ा रूल ऑफ लॉ होता है, कौन सा रूल ऑफ लॉ होता है? क्या कर दिया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने? सही, क्यों अंदर है? देखिए इन द लार्जर पिक्चर अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर ये हुकूमत से एक स्टेप आगे जाना होगा। नून लीग को भी ये जो जिस चीज का हम सामना कर रहे हैं, नून लीग ने भी तो सामना किया है ना। तो इस बात आज अगर ये चिपक जाते हैं इस इक़्तिदार के साथ जिस तरह चिपके हुए, कल को फिर उनको वही मेडिसिन फिर खुद ना खानी पड़े जो एक दो दफा वो खा भी चुके हैं। तो इसलिए इस लीडरशिप को जरा थोड़ा सा अपने कद से बड़ा होना होगा। क्या मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें कल को वही मेडिसिन ना खानी पड़े? कहीं आप ये मैसेज तो नहीं दे रहे कि इमरान खान बाहर आएगा तो दोबारा वो मेडिसिन खानी पड़ जाएगी? इसी चीज का तो आज भी उन्हें खौफ तंग करता है कि इमरान खान बाहर आएगा तो फिर से वही जेलें, मुकदमे, सब कुछ तैयार हो जाएगी। तो आप वो सियासी बात कर रहे हैं कि बदला लेने वाली बात कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएगा तो अदले बदले की सियासत शुरू हो जाएगी। नहीं, वो तो खान साहब ने वो बात ही खुद खत्म कर दी। जो उन्होंने कहा जेल के अंदर से क्या पैगाम भिजवाया, ये जो लूली लंगड़ी जो मुज़ाकरात हो, लूले लंगड़े मुज़ाकरात होते हुए भी अंदर से खान साहब ने बड़ा मैसेज भेजा कि मैं बाहर निकल के इंतकाम नहीं लूंगा। वो तो बात ही खत्म है। मैं तो आपको सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये किसी की मर्जी से सिस्टम थोड़ी ना चलता है। ये तो सिस्टम का जब झक्कड़ चलता है, जब ये उसके पहिए में जो भी आ जाए, आज हम हैं, कल नून थी, आने वाले कल में कौन है, ये फैसला कर लो सियासी क़यादत। आपने क्या करना है, या फिर छोड़े सियासत को साइड पे, उनको कहें आके खुद ही संभालो। खुद तो संभाल नहीं सकते तो फिर चलने देना, साइड पे बैठ के सियासतदानों को करने दे काम। तो ये सियासतदान भी फैसला करने, ये कंधा आपने क्या भाड़े का वो बनाया हुआ है, ये कंधा आपने सर के साथ रखें। ये हर जरूरी है कि आपने हर 5-7 साल बाद किसी न किसी ने कंधा देना होता है पिंडी को, खुदा का खौफ करें। 2018 पे तहरीक इंसाफ पर भी ये इल्जाम लगता है कि ये वो कंधा आप लोगों को भी फराहम किया गया था। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिसका कंधा है ना, वो उसको अपने सर के साथ जोड़ के रखें। वो कंधे को आप वो किराए का वो ना बनाए कि किसी को मुस्तार दें। सबसे बड़ा जुल्म इससे पता क्या होता है? आज जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये है कि जो हमारे दिफाई इदारे हैं मुतनाज़े बन रहे हैं। वो किसी जमात के नहीं होते, वो सबके होते हैं। आज आप मुझे बताएं, क्या कौम 100% पीछे खड़ी हो रही है? नहीं हो रही ना। इसकी वजह यह है कि आप इस गन में पड़ रहे हैं, आप इस गन से दूर हो। सियासत हम लोगों का काम है, हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, पाकिस्तानी होगा ना। अगर ये जबरदस्ती की हुकूमत है और दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, तो पीपल्स पार्टी जो इख्तलाफात करके अब जो खड़ी हुई सुन लेना, वो तो एहतजाजी जलसे उन्होंने हैदराबाद से शुरू कर दिए हैं। किनाज के मसले को लेकर वो तो बड़ा उन्होंने शोर मचाया हुआ है कि हम तो अलग हो जाएंगे। आपको हंसी आ रही है इस बात पे? पुरानी तनख्वाह, उनकी पुरानी तनख्वाह। देखिए आपने क्या खूबसूरत तर्जुमानी की है। आगे शो करने का फायदा कोई नहीं है। जो आपने बात कर दी है ना, जबरदस्ती की हुकूमत, मैंने तो सवाल किया। अगर ये जबरदस्ती की ना हो ना, देखें अगर ये जबरदस्ती की ना हो, अब आप अपने इस शो की टीम लीडर हैं, आप इसको कई अरसे से चला रही हैं। अब अगर आपके होते हुए आपका कोई असिस्टेंट जिसको कोई नहीं पाकिस्तान में जानता आके बैठ जाए और आप पीछे खड़े होकर ख्वाहिश के बावजूद इस कुर्सी पे ना बैठ सकें, इसका मतलब फिर जबरदस्ती का शो चल रहा है। तो अगर ये जबरदस्ती की हुकूमत नहीं है तो मैं क्या सवाल करने की जसारत कर सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म क्यों नहीं? लीडर, उनकी जमात का लीडर तो मियां नवाज शरीफ है। तो मियां नवाज शरीफ सब किधर है वैसे आजकल? दौरों पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, ठीक है। तो समझ वो क्या खालिद अब्बास डार क्या कहते थे कि समझ कर लो मथे का नाल डाल लेते। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नई नहरें निकालने के तनाज़े पर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। अगरचे दोनों मौजूदा हुकूमत में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, लेकिन मसला हल होने की बजाय बात अलहदगी तक पहुँच रही है। वैसे तो इस मसले को लेकर अभी तक तो कोई बाकायदा बातचीत जो है ना वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि अभी शुरू ही नहीं हुई है। इस मंसूबे को ख़त्म करने तक पीपल्स पार्टी न सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के साथ जो है वो कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रही है, बल्कि वो तो हुकूमत छोड़ने की धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को कुछ संजीदा लेती हुई नज़र नहीं आ रही है। हुकूमती अहदेदार ने केनाल मंसूबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफत को सियासी मजबूरी का नाम दे रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमती अहदेदारों की बातों से तो ऐसे लगता है कि जैसे तो उन्हें यकीन है कि बकौल लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ के, जिन्होंने ये इत्तेहादी हुकूमत बनवाई, वो उसे चलवा भी लेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है, या सिर्फ वही राना सनाउल्लाह साहब वाली बात की सियासी मजबूरी है, सिर्फ दिखाया जा रहा है आवाम को। पीडीएम हुकूमत के खात्मे के बाद बिलावल भुट्टो ये कहते रहे कि अब वो दोबारा नून लीग के साथ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर आप फिर भी बने या बनना पड़ा तो क्या आप हुकूमत छोड़ सकते हैं। पूरे इलेक्शन कैंपेन में नून लीग को महंगाई लीग का कहकर एक बयानिया बनाया गया, फिर उन्हीं के साथ पावर शेयरिंग की गई। तो क्या अब ये समझा जाए कि वाकई पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत छोड़ सकती है? ये हकीकत है नाजरीन कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, मगर ये भी हकीकत है कि जिस आइनी ओहदे पर नज़र डालें वहाँ पीपल्स पार्टी ही नज़र आती है। ऐसे में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है? अगर मौजूदा निज़ाम की बेनिफिशरी नून लीग है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मिला? दो सूबों सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो क्या ऐसे में वाकई पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है? फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क के इल्ज़ामात में दबी जिस हुकूमत को चलाने के लिए कभी आइन तो कभी कानून बदले गए, 26वीं तरमीम के लिए तो बिलावल भुट्टो सबसे आगे थे, सबसे आगे होके वो लड़े। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ेगी? इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को हमेशा सियासी और मुल्की बका का नाम दिया गया, तो क्या आज उस बका को नज़रअंदाज करके वाकई पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है? जैसे सहाफ़ियों के लिए पीका एक्ट बनाने पर पहले पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की मदद की, फिर मुखालफत शुरू कर दी, ऐसे ही केनाल मंसूबे पर भी डबल गेम के इल्ज़ामात किसी और पर नहीं, पीपल्स पार्टी पर ही लग रहे हैं। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी? ये केनाल मंसूबे में सिंध के मुस्तकबिल का दबाव है या वहाँ की कॉम्परस जमातों का? लेकिन ये इल्ज़ाम है कि पहले सदर जरदारी पिछले साल 8 जुलाई को केनाल मंसूबे की वो उसूली मंजूरी देते हैं और फिर मुखालफत में लीड करने लगे। ऐसी कन्फ्यूजन में क्या पीपल्स पार्टी वाकई हुकूमत छोड़ेगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपका। शाह साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपने इरफान सिद्दीकी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, जो ये कह रहे हैं कि सियासी मजबूरी है क्योंकि इतना दबाव है वहाँ पर कॉम्परस जमातों का, ये कि सब कुछ आप लोगों को करना पड़ रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग करना नहीं चाहते। अगर कोई आप लोगों को इख्तलाफ था तो जरदारी साहब ने जब इस मंसूबे की मंजूरी दी उसके बाद बड़ा टाइम था, आप डिस्टेंस कर लेते, लेकिन नहीं किया। चूंकि अब सिंध में अंदर से जमातें उठ गई हैं तो आप लोगों को सब कुछ करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये तो अब सिर्फ इनकी बातें ही हैं और जो मज़ीद वो क्या कहते हैं जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं और जो जलती पर तेल का काम कर रही हैं। हालांकि हकीकत जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इस पे नोटिस लिया और वो लेटर्स मौजूद हैं। जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने वो लेटर जो है वो लिखे कि ये जो इरसा की गलत ब्रीफिंग की वजह से ये जो कैनाल का प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया या जिसको बनाया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इरसा के फैक्ट्स और फिगर गलत हैं। ये 14 जून 2024 का ये लेटर है जो मैं आपको भेज भी देता हूँ। तो जरदारी साहब ने भी तो पिछले साल ही मंजूरी दी थी। देखें, अब ये भी एक वो मिसपरसेप्शन है कि जरदारी साहब ने जी को कैनाल्स की जो है मंजूरी दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनकी ब्रीफिंग दी गई
SIFC की तरफ से, जो ग्रीन इनिशिएटिव के लिहाज से, तो उसमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं। तो उन्होंने वो कहा कि ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आप सूबों को भेज दें। और दूसरी बात, ये कोई मंजूरी नहीं थी, और उन्होंने उसका बरमला भी कहा, और फिर खुद खुल के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन्होंने इस बात का सबके सामने ये बात की। तो ये वो मफरूजे हैं, वो इल्जामात हैं जो पीपल्स पार्टी पर खामखा लगाए जा रहे हैं बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मुख्तलिफ लिए लेटर लिखे गए कि भाई CCI की मीटिंग बुलाई जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की गई। लेकिन माजी को देखें तो बड़ी हद तक गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM बनी, उसके बाद कहा गया कि बहुत ही बुरा तजुर्बा था, कभी दोबारा नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, कभी इनके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन दोबारा हुकूमत बनी या बनाई गई, आप लोगों को बेहतर पता है। उसके बाद फिर पिछले बजट में भी हुकूमत से निकलने की धमकियाँ दी गई, लेकिन क्या हुआ, बजट मंजूर हुआ। तो अभी PTI कह रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है, ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। देखिए, अब मैं उस पर क्या बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सख्त बातें कहने का मैं आदी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुनाह कह लें कि हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है, अवाम है, पार्लियामेंट है और जमहूरियत है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्शंस हुए थे PDM गवर्नमेंट के बाद, जिसमें पहले तो हम इत्तेहादी थे, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो हमारे खिलाफ सबसे मजबूत इत्तेहाद आके PMLN ने सिंध में बनाया, जिसमें PMLN भी थी, JUIF, MQM, GDA और बहुत सारों को मिला के हमें टफ टाइम देने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 2008, 13, 18 से ज्यादा नशिस्तें सिंध में हासिल की। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन है, उसको कल का उमरकोट का जो इलेक्शन है NA 213 का ज़िमनी इंतखाब जो था, सबा तालपुर साहिबा ने बड़े मार्जिन से जीता है। इससे भी कहा जा रहा है कि ये जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जितवाया गया, ये भी वैसे ही था। देखिए, मैं उसमें देखिए यही वो मिसपरसेप्शन है। आप जरा हकायक में आपको भी बताता हूँ कि हकायक क्या है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी, अगर आप 2018 से भी शुरू करें तो मरहूम नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने 1,60,000 70,000 वोट लिए थे, और उनके बदे मुकाबिल थे मोहतरम मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने 1 लाख और कुछ हज़ार वोट लिए थे। फिर 2024 में मरहूम नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने 1,76,000 वोट लिए थे, और उनके मुकाबले में जो सब लोग जो खड़े हुए थे, जिसमें जो अभी लाल माली साहब हैं जो PTI सपोर्टेड थे, वो तीसरे नंबर पे आए थे, और दूसरे नंबर पे PMLN के उम्मीदवार अमानुल्लाह साहब आए थे, और इसी तरह JUIF भी थी। इस इलेक्शन में क्या हुआ कि ये सब साथ हो गए। देखिए, वहां पे तो PTI की सबसे ज्यादा बड़ी मुखालफत जो है वो PMLN के साथ है ना, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में ये सब साथ हो गए, और PTI ठीक है। इसके बावजूद आप लोग जीते। जरा मुद्दे की तरफ वापस आते हैं। आप बात कर रहे हैं, आपको जाहिर है मजबूरी है, जमहूरियत, आप जमहूरियत पे चलना है, आइन की फिक्र है आप लोगों को, लेकिन साथ ही आप लोग हुकूमत छोड़ने की धमकी भी देते हैं। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर दूं? जी प्लीज प्लीज। देखिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2024 वाला, हंग पार्लियामेंट थी, तो हमने तो जो PTI सपोर्टेड आज़ाद अरकान थे उन्हें कहा था कि भाई आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर लें, हम आपको गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करेंगे और हम कोई आपके साथ शराकत उसमें नहीं करेंगे। लेकिन उनका तो अपना ही सेंस है। फिर PMLN सेंस नहीं है, उनका हिसाब किताब ही कुछ और है। वही सीधी बात है। फिर PMLN ने राब्ता किया, तो अगर हम उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट ना करते तो क्या होता, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। क्या फिर 60 दिन तो अभी भी जो आप कह रहे हैं हुकूमत छोड़ देंगे, अभी भी तो सारे वही मसले मसाइल होंगे ना, फिर तो यही लग रहा है कि अहम धमकी है बस। नहीं, एक मिनट देखें, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद बड़े हमारे पर तंज भी हुए, फिर हमारी बहुत रिजर्वेशंस भी थी, जिस तरह आपने कहा कि पिछले बजट में भी आपने कहा और बार बार कहते रहे, बिल्कुल हमारी रिजर्वेशंस थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी मजबूरी, हमारा गुनाह पाकिस्तान है, उसकी बेहतरी है, तो जब ये मौजूदा गवर्नमेंट के स्टेप्स की वजह से वो जो डिफॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हम उसमें इंतशार पैदा करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये जो कैनाल्स का इशू है, ये हमारी रेड लाइन है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है।
और अगर इस पे वफाकी हुकूमत ने सही फैसला नहीं किया तो आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीटीआई की रेड लाइन इमरान खान है, नून लीग की रेड लाइन नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी की रेड लाइन केनाल मंसूबा है। जी बिल्कुल है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बायस इंतजार होंगे और हमारे लिए पूरे मुल्क में इससे बेहतरी नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कौन नहीं चाहेगा कि उसे डियोर ब्रांड का लाखों रुपए का हैंडबैग चंद हज़ार रुपयों में मिल जाए। सबके हाथों में आईफोन हो या फिर दुनिया के महंगे तरीन गुची, शनैल, इसके परफ्यूम्स आपकी वार्डरोब में ऐसे पड़े हुए हों कि उन्हें लगाने की बारी ना आए। तो सुन लें, ये अमेरिका और चाइना की ब्रांड्स वॉर में शायद मुमकिन होने जा रहा है। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो चाइना ने अमेरिकी ब्रांड्स पर 1 लोहार वाली ऐसी चोट मारी है कि अमेरिकी ब्रांड्स इंडस्ट्री को दिन में तारे दिखा दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर 245% उन्होंने टैरिफ लगाया, तो चीन ने जवाबी टैक्स लगाया ही लगाया। साथ ही उन अमेरिकी ब्रांड्स को एक्सपोज करना शुरू कर दिया जो दुनिया में नंबर 1 है, और सारी प्रोडक्ट की जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से होती है, चाइना से करवाते हैं और फिर $1 की चीज़ को $100 में बेचते हैं। और दुनिया भर में ब्रांड्स को ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाइनों में लग कर ख़रीदते हैं और लाखों रुपयों में ख़रीदते हैं। और फिर चाहे उस ब्रांड पर, उस पर जो ब्रांड है वो जितना भी मुनाफा ले रहे हों, ये ब्रांड कॉन्शियस लोग ज़रूर ख़रीदते हैं। चाइना ने नाजरीन अपने मुल्क में तैयार होने वाले अमरीकी ब्रांड्स को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, ताकि एक तो ये पता चल सके कि कितना होशरुबा और नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं ये लोग, और दूसरा चाइना से डायरेक्ट ख़रीदने पर लंबा चौड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स और मैन्युफैक्चरर्स कैसे मशहूर अमरीकी ब्रांड्स को बेनकाब कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब पीपल आर जस्ट पेइंग फॉर लेबल्स। ये ब्रांडिंग क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आसान अल्फाजों में दुनिया के मारूफ ब्रांड्स जैसे आईफोन, नाइकी, एडिडास और हर्मेस, इनकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग किसी और मुल्क में तैयार होती है जहां लेबर कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो कम से कम आती है, और जैसे ही इस पर ब्रांड का लेबल लग जाता है तो उस प्रोडक्ट को मनमानी कीमत पर बेचा जाता है। जैसे आईफोन दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में बन रहा है, चाइना में तैयार हो रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही है। एडिडास का फुटबॉल और बहुत सी दूसरी स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार होती हैं। यहाँ अगर फुटबॉल की कॉस्ट जो है वो $5 आती है, तो इसे ब्रांड लगते ही कंपनी उससे 100 से $150 में बेचती है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोप और बरतानिया में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बल्कि ब्रांड्स बनाता है और एक चिट या टैग लगाकर अरबों डॉलर कमाते हैं ब्रांड्स। अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट किसी दूसरे मुल्क से सस्ते दामों तैयार करवाए और फिर इसे अपनी कंपनी का नाम देकर महंगे दामों बेच दे, तो क्या सोच लिया जाए कि अमेरिका और चाइना की ब्रांड्स वॉर में अमेरिका को वो नुकसान होने जा रहा है जिसकी शायद कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका के ये ब्रांड्स एक दिन में नहीं बने, बल्कि उन्हें कस्टमर्स के दिल में उतारते उतारते अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना पड़ती है। सवाल ये है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ये टैरिफ की जो वॉर जारी है और ब्रांडिंग वॉर है, ये दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करेगी। अमेरिका को आज अपने ही बनाए फ्री ट्रेड निज़ाम से क्यों निकलना पड़ रहा है, और ख़ासकर ये जो एक ट्रेड वॉर है, तिजारती जंग छिड़ गई है, पाकिस्तान के पास क्या मौक़े हैं, क्योंकि बड़े बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स की मसनूआत जो हैं वो पाकिस्तान से बनकर ही बाहर जाती हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे माहिर माशियत डॉक्टर इकरामुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है, जो एक टैरिफ की एक जो जंग छेड़ दी है, ट्रेड वॉर जो छेड़ दी है अमेरिका ने, अमेरिका इसलिए चाह रहा है कि आलमी सतह पर अपने आप को मज़ीद
ताकतवर बनाए। अब इनकी पॉलिसीज़ में अमेरिका फर्स्ट का नारा शामिल है, लेकिन लगता यह है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं अमेरिका को उल्टा पड़ गई हैं। लगता है ट्रंप ने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि देखिए ये सबको पता था कि चाइना अब सबसे बड़ा सप्लायर है उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो यूरोप में बिकती हैं या अमेरिका में, क्योंकि उनके यहाँ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ऊपर जा चुकी थी कि ये जो कैपिटलिस्ट निज़ाम में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो वहाँ जाती हैं जहाँ एक तो उनको मैस स्केल के ऊपर चीजें तैयार होकर मिल जाए, क्योंकि उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल बनती है। आप जितनी ज्यादा चीजें बनाएंगी उतनी आपकी कॉस्ट कम होगी। दूसरा जो स्किल लेबर थी वो चाइना ने पैदा की और इतनी सलाहियत पैदा की कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भी उसके पास जा सके, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ बहुत कम थी और लेबर भी उनकी जो थी वो बहुत ट्रेंड थी। इसलिए एप्पल कोशिश भी करता रहा, मगर उसको इंडिया में इतने ट्रेंड लोग नहीं मिले थे कि वो अपनी बड़ी जो सैम्पलिंग थी वो वहाँ शिफ्ट कर सकता। तो जाहिर है कि जब आपकी इतनी डिपेंडेंस होगी तो आप एक दिन में तो सप्लाई चेन नहीं बना सकते। अब अगर ट्रम्प साहब की ये ख्वाहिश हो कि ये सारी एम्प्लॉयमेंट वापस आए, तो अमेरिका के पास अब कौन से एक्सपर्ट लोग हैं जो ये काम करते हैं? वहाँ तो आपको काम करने को भी तैयार नहीं है। कोविड के ज़माने से घर बैठकर पैसे लेने की पहले भी अमेरिकनों को पढ़ने की आदत खत्म है। अमेरिका में तो जो एक्चुअल ब्रांड्स बनते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, वो भी आपने देखा होगा कि वहाँ जो इमिग्रेंट्स जाते हैं, जो स्टूडेंट्स जाते हैं, वही बाद में बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं, उन्हीं के पास फ्रेश आइडियाज होते हैं। अमेरिका का बच्चा तो अगर खुद कभी ग्रेजुएशन भी कर ले तो पूरी फैमिली में डिनर होता है कि भाई कमाल कर दिया। तो जिस मुल्क के अंदर अपना ये हाल हो वो कैसे ये चीज़ों की अफोर्ड कर सकता था? तो मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब ने बगैर सोचे समझे ये जंग शुरू की थी और अब इसमें इनकी शिकस्त बिल्कुल लाजम है। नहीं, आप देखें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन ब्रांड्स के मैंने नाम लिए, ये हरमेस हो गया, लुई विटॉन हो गया, डियोर हो गया, वर्साचे होगी, तो यूरोपियन बरतानिया के सारे ब्रांड्स हैं, यूरोप के सारे ब्रांड्स हैं। इसमें तो उनको भी बड़ा नुकसान होगा, यूरोप को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती है। तो सिर्फ अमेरिका नहीं, दूसरे ममालिक इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब कि कर अमेरिका रहा है, भरना दूसरे कंट्रीज को पड़ेगा। ये जो ब्रांड्स हैं ये इनकी भी असल मार्केट आप देखें तो यूरोप के अंदर उनकी इतनी खपत नहीं है जितनी अमेरिका में। अब अमेरिका पूरी दुनिया में 4 ट्रिलियन से ज्यादा की चीजें इंपोर्ट करता है और वहाँ लोगों की परचेजिंग पावर उन्होंने इस तरह रखी हुई है कि आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर तो लोग बेजा भी खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको उनकी किस्तें भी 3-3 साल बाद शुरू होती हैं। और ब्रांड्स लेना बहुत नॉर्मल है अमेरिका में। जी, वहाँ कंज्यूमर सोसाइटी उन्होंने बनाई है और उसी से अपनी ग्रोथ क्रिएट की। मगर ये बात तो सबको पता था कि अब चाहे वो यूरोप के ब्रांड हो, वहाँ पर जो आर कॉस्ट है और वो जो ओवरऑल कॉस्ट है और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अब वो चीज़ें नहीं बनाते, बल्कि जर्मनी जो एक ज़माने में बहुत माना जाता था कि बड़ी क्लास की चीज़ें बनाते हैं, वो सारे ब्रांड भी जर्मन के अब जो है वो चाइना में ही बनते हैं। जाहिर है कि बड़े-बड़े वहाँ बन रहे हैं, इटली को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि जहाँ कॉस्ट कम होगी, आपको क्वालिटी सेम मिलेगी, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? चाइना तो टॉप ब्रांड से लेकर नीचे तक जो सस्ती गुड्स हैं हर तरह की चीज़ें बनाता है और यही उनकी काबिलियत थी जो उन्होंने कुछ अरसे में क्रिएट की कि वो मैस प्रोडक्शन उन्होंने शुरू की हर चीज़ की, और उसकी वजह से पूरी दुनिया ने वहाँ अपना सरमाया भी शिफ्ट किया और अपनी जो कैपेसिटी थी मैन्युफैक्चरिंग की वो भी उनके हवाले की। तो बहुत मुश्किल है कि इन हालात के अंदर आप चाइना को नीचे दिखा सके, क्योंकि आपकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है। चाइना की सप्लाई चेन जो है उसकी सारी जो ओरिजिनेशन है वो तो चाइना से हो रही है। नहीं तो ये चाइना के अगर वहाँ पर देना बंद करता है, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टैरिफ लग गया है, तो ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं कि चाइना उधर सप्लाई शुरू कर दे? प्रोडक्शन तो सारी वहाँ चाइना में हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी जगहों पे चाइना ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी और वो शिफ्ट भी कर चुका है, जिसमें हमने देखा कि बहुत अच्छा उन्होंने वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर और फार ईस्ट के बहुत से और मुल्कों के अंदर भी अपनी कैपेसिटी शिफ्ट की है। बल्कि पाकिस्तान का भी जो CPEC का दूसरा पार्ट था वो तो हमारी नालायकी है कि हम वो इंडस्ट्रियल जोन बना नहीं सके, वरना चाइना तो हमें भी ऑफर कर रहा था कि अगर हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते तो वो बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ आती और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होती। तो उसको चाइना का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत सी ऐसी, यहाँ खुद यूरोप उनके, आपको पता होगा कि ये जो वहाँ से ट्रेन चलती है बीजिंग से, वो 30 दिन में लंदन पहुँचती है और फिर वहाँ से माल लेकर वापस आती है। तो चाइना की ट्रेड भी 2 वे है।
अगर वो माल बंद करेंगे तो चाइना भी तो उनसे बहुत बड़ा माल लेता है यूरोप से। तो यूरोप और चाइना की अपनी ट्रेड इतनी ज्यादा है कि अमेरिका कोशिश भी करे तो उसको नहीं रोक सकता। तो ये जो चाइना ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिया है, तो ये एक तरफ से आप एक तरह से ये समझा जाए कि एक उनकी तरफ से भी थ्रेट है और उनको अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश भी तो कह सकते हैं, अमेरिका को आना पड़ेगा। जी जी, चाइना तो कह रहा है कि आप फेयरनेस की बात कीजिए, ये इस तरह के हथकंडों से तो बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें बैठकर इसको मामले को हल करना पड़ेगा। और इतने हाई टैरिफ्स के अंदर तो ना अमेरिका में कोई चीज जा सकती है ना वहाँ के लोग खरीद सकते हैं। तो जाहिर है कि अमेरिका क्या बिल्कुल शट डाउन तो नहीं हो जाएगा। उनके तो देखिए जो बड़े बड़े सप्लाई चेन्स हैं वो अब परेशान है, इसीलिए उन्होंने 30 डेज का ये 90 डेज का मॉरिटोरियम भी उनसे करवाया है कि कम से कम वो अपनी जो सप्लाई है वो तो मंगवा ले। जाहिर है वहाँ तो आपको पता है अमेरिका में इतनी बड़ी आबादी जो है वो इतना कंज्यूमरिज्म है, अगर वहाँ पे वो किसी बड़ी चेन में जाएंगे और वहाँ कोई सामान ना मिले तो जाहिर है कि अमेरिकन तो बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते, तो उनके अपने खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो जाएगा। तो वहाँ तो शुरू हो गया है ना, ट्रम्प को जिन्होंने वोट दिया वही उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही इस पर तनकीद कर रहे हैं। तो लगता है ऐसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने और उनकी टीम ने होमवर्क किए बगैर ये सब कुछ जो है ना वो लॉन्च कर दिया। जी मेरा ख्याल है वो डिस्रप्शन करना चाहते थे, ये देखना चाहते भी होंगे कि चाइना को टेस्ट किया जाए कि चाइना आगे से कम करता है, यानी कि उनके प्रेशर में आता है या कैसे रिएक्ट करता है। अब चाइना का रिएक्शन देखते हुए उन्हें टेबल पे लाना पड़ेगा और वो ये थोड़ी बहुत फेस सेविंग के लिए कहेंगे कि देखिए जी हमने उनसे 10-15% ज्यादा टैक्स ड्यूटी ले ली, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो असल उनका मकसद था कि ये जॉब्स वापस अमेरिका में आए, वो एक दिन में कैसे अमेरिका में वापस आ सकती है। अगर चाहे भी तो अब अमेरिका के पास तो मेरे ख्याल में वो फिजिकल कंडीशंस ही नहीं है, वो ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके और उस प्राइस पे प्रोड्यूस कर सके जिस प्राइस पे चाइना उनको बना के दे रहा था। तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अब देखें मैन्युफैक्चरिंग सारी चाइना में है, क्वालिटी सारी जो है ना वो बनता सब कुछ वहाँ पे था, सिर्फ जो बायर होता है उसको तो जाहिर है कोई चीज़ बाय करनी है तो उसने तो लेबल देखना है कि फ़लाँ ब्रांड ये है मैं ये ख़रीद लूँ, क्वालिटी वही है, ये इस ब्रांड का है ये मैं ख़रीद लूँ। ये पाकिस्तान के पास क्या वो है? आपको पता है कि जितने भी नाइकी है, एडिडास है, ये कपड़े यहाँ पर अक्सर हम लोग अमेरिका में जाएँ, इंग्लैंड में जाएँ तो कहीं स्टोर पे जाएँ तो वो कोई कपड़े देखे तो लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, तो अच्छा भी लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बन रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है? देखिए ये जो जाहिर है कि लोग जो पहले बहुत पाकिस्तान की चीज़ों को दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में अगर कम भी खरीद रहे थे तो पाकिस्तान की तो निगोशिएशन हो जाएगी अमेरिका के साथ और टैरिफ भी इतना ज़्यादा नहीं है, मगर वो मज़ीद भी कम कर देंगे। तो जाहिर है कि फिर पाकिस्तानियों के लिए एक मौका होगा कि अगर वक्ती तौर पे वो चाहें तो अमेरिका की मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर तौर पे मार्केट कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें अपने टैरिफ कम करने होंगे क्योंकि हमने जो रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आता है उसके ऊपर हमने टैरिफ ज़्यादा रखे हुए हैं। अगर हम अपने इंपोर्ट के टैरिफ्स ठीक कर लें, क्योंकि जाहिर है फिर आप एक्चुअल तो एक्सपोर्ट को ही टैरिफ लगा रहे होते हैं ना, और ये कहते हैं जी बाद में हमसे रिफंड ले लें, तो बाद में रिफंड्स तो आपको पता है फिर वो कितना जलील करते हैं एफबीआर वाले। तो चाहिए ये कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने टैरिफ कम करें। आप अच्छी गाड़ी लेने का सोचते रहे, बाहर की कोई गाड़ी ही तो आप यही सोचते रहेंगे उतनी की गाड़ी नहीं है, जितना डबल आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये तो हमारे मुल्क में हाल है। तो ये अगर अपनी इंपोर्ट को रैशनलाइज करें तो अमेरिका की कुछ यहाँ मार्केट क्रिएट होगी, हम उनसे सोयाबीन ले सकते हैं, उनसे कॉटन ले सकते हैं, बल्कि ऑयल तक इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके मुकाबले में फिर अमेरिका से राहत लेते हुए हम अपनी टेक्सटाइल की और जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम वहाँ मार्केट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको इनकैश कर लें, और उसको इनकैश करने के लिए जाहिर है कि हमें जल्द मूव करना होगा और अपनी कैपेसिटी को जो हमारी इस वक्त बहुत सी टेक्सटाइल मिलें बंद भी हुई हैं वो दोबारा चल सकती हैं और हमें भी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मईशत मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।